Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about the dimension formula, applications and their limitations. आज हम विमीय सूत्र क्या होते हैं, जिनको विमीय समीकरण कहते हैं, उनके उपयोग और उनकी जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो अभी अभी स्टूडेंट 10th पास करके आए हैं उनके लिए, अगर उन्होंने साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है तो फिजिक्स के अंदर उन्होंने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा। अगर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होंगी तो, और नहीं चल रही होंगी तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जो आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में रहता है और आपको बड़ी अच्छे तरीके से इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो विमीय सूत्र होता है, जो विमीय समीकरण होता है, वो चीज़ क्या होती है। तो विमा का मतलब होता है डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कोई सी भी क्वांटिटी, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ फंडामेंटल यूनिट्स लगती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं वैसाई सिस्टम में 7 होती है, जिसके अंदर MLT होता है, जिसके अंदर मास, लेंथ और टाइम होता है। इसके बाद होता है एम्पियर, मोल होता है, केल्विन होता है और टेम्परेचर होता है। ये 7 जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेस पर ही हम किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब ये डायमेंशन फार्मूला बनाए कैसे जाते हैं। डायमेंशन फार्मूला किसी भी क्वांटिटी के लिए इस टाइप से बनाया जाता है कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि में उपस्थित मूल मात्रकों की मात्रा बताने वाला सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है। हाउ मच द फंडामेंटल क्वांटिटीज इंक्लूड इन एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। द फार्मूला शो दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड डायमेंशन फार्मूला। मतलब किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, जिसको हम मास, लेंथ और टाइम कहते हैं, वो कितनी मात्रा में, ये A, B, C जो है ये मात्रा बताती है या डायमेंशन बताती है कि कितने टाइम उसके अंदर प्रेजेंस है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा सा और धीरे से समझते अपन। मतलब कि मान लीजिए कि इसके अंदर कोई क्वांटिटी Q है। अब Q कोई सी भी क्वांटिटी हो सकती है। आप फोर्स ले सकते हैं, आप वॉल्यूम ले सकते हैं, आप एरिया ले सकते हैं, आप एक्सेलरेशन ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी क्वांटिटी Q हो सकती है। अब उस क्वांटिटी के अंदर जो मास है, जिसको हम द्रव्यमान कहते हैं, लेंथ और जो टाइम है, वो कितनी मात्रा में या कितने टाइम प्रेजेंस है, ये अगर हमें बताना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करते हैं। और डायमेंशन फार्मूले को अगर हम इक्वल टू करके किसी क्वांटिटी के बराबर लिखते हैं उसको डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में समझ लेते हैं। किसी भी डायमेंशन फार्मूले को सबसे पहले तो एक ब्रॉड ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये इसका एक बेसिक रूल है और उसके अंदर MLT के जो होते हैं टर्म्स लिखे रहते हैं। बाकी और टर्म्स जो भी 7 क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एरिया है। क्या है, एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई जो होती है वो भी मीटर में यूज़ होती है और जो ब्रेथ, जो चौड़ाई होती है, वो भी मीटर में ही मेज़र की जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम जो क्वांटिटीज होती है, जो हम डायमेंशन फॉर्मूला उसके अंदर L लिखते हैं, क्योंकि लेंथ जो होता है उसको L से शो किया जाता है। तो ये L इंटू L हो गया। इस प्रकार ये जो L स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। मतलब एरिया का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपका L स्क्वायर। अब इसके अंदर M और T नहीं है तो यहाँ पे M की पावर हम क्या लिख देंगे, 0, और T की पावर हम क्या लिख देंगे, 0, और इसको ब्रॉड ब्रैकेट में अगर लिख दिया जाए तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि आप एक एक्सेलरेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, जिसको हम बोलते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन A=। अब त्वरण जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टाइम। आ रहा है आपको समझ में। अब डिस्टेंस जो होता है उसको हम मेज़र करते हैं M, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम को सेकेंड में और अपॉन ये सेकेंड। तो इस प्रकार से जो त्वरण हो गया उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। एरिया जो होता है, त्वरण जो होता है, वो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। सॉरी, वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
और ये टाइम का टाइम हो गया, ये टी से टी अपॉन नीचे आ गया तो हम क्या करेंगे, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस यहाँ पे जो होगा वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। अब इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड का इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आगा तो ये हो जाएगा। तो ए इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए मास आपको दिखाई दे रहा है, द्रव्यमान इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0। मीटर मतलब ये आपका लेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो लेंथ हो जाएगा, और समय जो है, टाइम जो है उसका स्क्वायर है, ये -2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखते हैं जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻0 LT डबल इनवर्स। आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स के उसमें पीछे पीछे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले जो होते हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के, अपेंडिक्स 9 के अंदर दे रखे हैं। पुरानी बुक जो मेरे पास है उसके अंदर, नई बुक के अंदर कुछ अलग हो सकता है, तो पीछे पीछे आप उसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे जो फॉर्मूले दिए हुए होते हैं, उनका जो यूनिट होती है, उनके जो डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं वो साथ में दे रखे हैं। इससे आप अलग अलग क्वांटिटीज़ को डायमेंशन फॉर्मूले में कैसे लिखा जा सकता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम और समझते हैं कि इसका उपयोग और सीमाएं क्या क्या होती हैं। उपयोग और सीमाएं जो होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एप्लीकेशंस जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशंस क्या होती हैं डायमेंशन फॉर्मूले का। डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने में काम आता है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि ये एरिया यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर कर रहे हैं, इसको आप सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप इस डायमेंशन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसको अपन एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर चेंज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है डायमेंशन फॉर्मूला, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, भौतिक सूत्रों की सत्यता की जांच करने के लिए, है ना, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी जो एक्सिस्टेंस होती है कि वो सही है या नहीं सही है, अगर हम उसको चेक करना चाहते हैं तो हम डायमेंशन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के एप्लीकेशंस में आपको इस ख़त्म होने के बाद आपको अगले भाग में समझाऊंगा। तीसरा, जो विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने में, मतलब जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती है, जो वेरियस क्वांटिटीज होती है, उनके बीच में रिलेशंस क्या हो सकते हैं, वो एक दूसरे से किस प्रकार से कनेक्टेड है, अगर वो हम शो करना चाहते हैं तो हम इस डायमेंशन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन डायमेंशन फॉर्मूले का, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं एप्लीकेशंस, है ना। इसकी बाउंडेशंस कुछ हैं, बाउंडेशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं उनमें कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, अदिश कौन सी है, सदिश कौन सी, अगर ये इसको देख के बताना हो इस फॉर्मूले को देख के तो हम नहीं बता सकते, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर ये जानकारी मिलती है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, ये अगर हम समझ जाते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्टेंस का अगर होता है या डिस्प्लेसमेंट का होता है तो हम शो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस का होता है, डिस्टेंस का एल होता है और डिस्प्लेसमेंट का भी एल होता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। आ रहा समझ में। तो इससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर या वेक्टर होने की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी भी क्वांटिटी के अंदर या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, लॉगरिदम है या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनी हुई है तो उसके लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति साइन कोस थीटा होता है तो साइन कोस थीटा के लिए कोई डायमेंशन यूज़ नहीं होती है। जो लॉगरिदम होते हैं, जो लॉग होते हैं, log 2 log 3 या जो कुछ भी लॉग होता है उसके लिए कोई भी हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसे आपने देखा होगा रदरफोर्ड सोडी का जो नियम होता है, जिसके अंदर जो हम कहते हैं ना रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, रेडियो डीके ऑफ जो होता है, उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ई की पावर में जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम डायमेंशन फॉर्मूले के बेस पर शो नहीं कर सकते हैं। तीसरा, जो शुद्ध संख्याएं होती है जैसे E = ½ mv² होता है ना, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। तो m का और v का तो हम ले सकते हैं, लेकिन 1/2 जो होता है 1/2 जो होता है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तीसरा, MLT की तुलना करने पर केवल 3 समीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी इन 3 से ज़्यादा
उनके अंदर क्वांटिटी हो सकता है कोई करंट हो, है ना, चार्ज हो तो उसके अंदर 80 होता है, तो ए जो होता है वो एम्पियर का होता है, तो उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि MLT की तुलना करने पर केवल 3 समीकरण ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और ज़्यादा जो क्वांटिटी होंगी उनका हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं। बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो मैंने आपको बताए। इसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में और भौतिक सूत्रों की जाँच कैसे करते हैं, इसके लिए जो चीज़ें होती है मैं आपको अगले वीडियो में मतलब अगले जो टर्म होता है उसके अंदर कुछ देर बाद देखते हैं। तो अब आइए समझते हैं किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे चेंज किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और ये MKS में होती है, इसके हमें CGS में चेंज करना है। तो कैसे करें? तो किसी भी यूनिट कन्वर्ट करने का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है N1U1 = N2U2। N1 जो होता है वो उस यूनिट का मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है कि वो कितनी मात्रा में है, और U1 जो होता है उसकी यूनिट होती है। जैसे कि 9.8 क्या है, यहाँ पे N1 है, जबकि U1 जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड क्या यहाँ पे MKS सिस्टम में यूज़ की गई यूनिट है। और आपको CGS में इसको चेंज करना है तो उसकी वैल्यू N2 कितनी होगी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड N1 था वो N2 कितना हो जाएगा, और U2 जो वैल्यू है वो कैसे कन्वर्ट होगी वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हमें N2 फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, N2 फाइंड करना हो तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे N2 करना है तो ये हो जाएगा आपका N1 और ये U1/U2 हो जाएगा। अब N2 = देखते हैं, N1 तो है आपका 9.8, ये हो गया आपका 9.8, और U1 है आपका MKS सिस्टम में। MKS सिस्टम में आपका जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो MLT डबल इनवर्स होता है, जबकि M की पावर क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ पे U2 जो है उसको आपको CGS सिस्टम में आपको लिखना है। तो CGS सिस्टम में इसको हम कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो N1 है उसकी वैल्यू हमने लिख दिया 9.8। U1 जो है, U1 है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में इसकी MLT डबल इनवर्स फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो A, B और C की जो पावर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो A है वो आपका 0 है क्योंकि इसके अंदर जो मास है वो इसके अंदर एडिशन में नहीं है। लेंथ 1 टाइम है और जो टाइम है वो -2 टाइम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं जो मास है उसको हम लिखेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम की जो पावर है वो कितनी है, कुछ भी नहीं है, मास की पावर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो लेंथ है आपकी इस यूनिट में जो लेंथ होती है वो 1 टाइम है, देखिए लेंथ, और इसको हम लिखते हैं मीटर में। तो मीटर की पावर कितनी है, मीटर की पावर 1 है। और टाइम जो होता है उसको हम लिखते हैं सेकंड में, और सेकंड की पावर कितनी है, यहाँ पर -2 आपको दिखाई दे रही होगी, हमने लिखा है। इसी प्रकार नीचे जो होता है दूसरी यूनिट लिखते हैं। दूसरी यूनिट मतलब हमको CGS में लिखना है, तो CGS में जो किलोग्राम होता है वो ग्राम में चेंज होता है, ग्राम। जो मीटर होता है वो सेंटीमीटर में चेंज होता है, और जो सेकंड होता है वो सेकंड में चेंज होता है। और यहाँ पे करने का क्या होता है वो हम देखते हैं। ये जो पावर होती है वो दोनों की ही लगा दी जाती है, मतलब ये जो पावर है वो दोनों की लगा दी गई, ये यहाँ पे ये पावर दोनों की लगा दी गई, और जो सेकंड है इसकी पावर हमने यहाँ पर लगा दी है। अब देखते हैं, ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए पॉइंट पे करना पड़ेगा, या फिर ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करना था। तो किलोग्राम को हम ग्राम सेंटीमीटर में CGS में चेंज करना है तो किलोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। तो N2 = आपका हो जाएगा, N2 = ये हो गया आपका 9.8, किलोग्राम का हो जाएगा 1000, क्योंकि ग्राम में इसको 1000 ग्राम लिखेंगे अपॉन ग्राम, इसकी पावर हो गई आपकी 0। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम। तो यहाँ 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सेकेंड ही होता है वो सेकेंड ही रहेगा, तो सेकेंड की पावर आपकी -2 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए ये हो गया आपका N2, मतलब दूसरी वैल्यू में कितनी आएगी, ये इसकी पावर 0 है, मतलब ये हो जाएगा आपका 1। ये 100 की पावर है, मतलब ये हो गया आपका 100, और ये सेकेंड है तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी आपकी -2 ही रहेगी, क्योंकि 1 × 1, S से S कट जाएगा तो बचेगा 1 की पावर -2। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर N2 = ये हो गया आपका ग्राम, इसकी पावर ये हो गया ग्राम, और ये हो गया आप सेंटीमीटर।
तो 908 में अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 980 ग्राम की पावर 0 है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, मतलब इसको 1 मान लेते हैं, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ पे वैल्यू है 100 टाइम, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड यहाँ पे आ रहा है तो सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 9.8 था, जो MKS सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, वो जो CJ सिस्टम में आ जाते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है। तो इस प्रकार से एक माध्यक पद्धति से दूसरी माध्यक पद्धति में इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका मतलब जो दूसरा टाइप बताया था कि एक फॉर्मूले की दूसरे फॉर्मूले से जांच करना। मान लीजिए कि एक फॉर्मूला है यहाँ पर E = हाफ mv², है ना, इसको हम बोलते हैं E के काइनेटिक एनर्जी, है ना। और एक चीज होती है E = mc², है ना। दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं। अब दोनों ही एनर्जी के फॉर्मूले हैं, कहने का मतलब ये एनर्जी का डायमेंशन और इस एनर्जी का डायमेंशन दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। ये गतिज ऊर्जा है और ये क्या है, ऊर्जा है, किसी भी वेवलेंथ की क्या है, एनर्जी है, और दोनों ही एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम एनर्जी की डायमेंशन सेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हाफ mv²। हाफ mv² में हाफ जो होता है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। m की जो मास होता है वो कितने टाइम है, जो मास है वो है आपका 1 टाइम, तो ये हो गया आपका m, इसका डायमेंशन होता है m। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का होता है LT इनवर्स। तो इस प्रकार से अगर इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखा जाए हाफ mv² का, तो हो जाएगा आपका m, और LT इनवर्स ये है और इसका स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा m L² T डबल इनवर्स। तो ये एनर्जी का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अगर ये है और यहाँ पर E = mc² है, तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला E = mc² के लिए देखते हैं, mc²। तो यहाँ पे m का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो तो m ही होता है, और जो c का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, c क्या होती है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अगर होती है तो इसका क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जो होता है LT इनवर्स होता है, और इसका स्क्वायर जो है, तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये चीज हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये आपका हो जाता है m L² और T डबल इनवर्स। तो इस प्रकार से देखिए, ये भी एनर्जी है और ये भी क्या है, यहाँ पर एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले हैं, और एनर्जी के फॉर्मूले अगर हैं तो एनर्जी की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एनर्जी की डायमेंशन है वो क्या है, बराबर है। इस प्रकार से अगर हम कहें कि 1/2 mv² = mc², क्या ये राइट है, डायमेंशनली राइट है, तो ये डायमेंशनली ये राइट है। इस प्रकार से हम किसी फॉर्मूले की जो एग्जिस्टेंस होता है, उसकी सत्यता जो होती है, उसकी ट्रूथनेस जो होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायमेंशन का पूरा चैप्टर था वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।